हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सपना। यस बेटा, आपका 12th क्लास का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर था जिसमें मैंने आपको कई सारे टॉपिक्स क्लियर किए थे। एंड नेक्स्ट वन टॉपिक इज हियर एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बेटा, जब हम किसी भी रिएक्शन को अगर टोटली मैकेनिज्म के व्यू से वॉच करें तो उसमें किस तरीके से रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है और मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं, और जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में कि हमारी कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, किस तरीके से मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं। तो हम देखते हैं, ये जो हमारा ग्राफ है ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस है रिएक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट। मीनिंग क्या है कि जब हम स्टार्टिंग में ऑब्जर्व करें तो ई आर क्या होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी। ई पी क्या होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी। हम जनरली रिएक्शन देखते हैं कि हमारा आर से पी प्रोड्यूस हुआ, बट हमें ये नहीं पता होता कि हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना कैसे है, कि उसमें किस तरीके की एनर्जी रिक्वायर्ड हुई है और किस तरीके से एनर्जी इवॉल्व हुई है। अगर हम मिनिमम एनर्जी को देखें तो वो कौन सी एनर्जी है, और जो एक पर्टिकुलर कोलाइडिंग के लिए चाहिए वो एनर्जी क्या है। तो ये सारा का सारा जो हमारा एनर्जी लेवल है, अगर ये हमें रिएक्टेंट को प्रोवाइड नहीं करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा ई आर का मतलब क्या है, रिएक्टेंट ऑफ एनर्जी। ई पी यहाँ रिएक्टेंट से किस में चेंज हुआ, प्रोडक्ट पी में चेंज हुआ। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, जब इनिशियली हमारे पास कोई रिएक्टेंट होता है तो हम क्या देते हैं, उसको एनर्जी देते हैं। अब एनर्जी यहाँ पे क्या लिखा है, ई ए क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी। नाम से भी पता लग रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, कि हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिए उसको, ठीक है, बट जब तक हम उसको रिक्वायर एनर्जी नहीं देते हैं तो वो हमारा पर्टिकुलर कोलाइड करके प्रोडक्ट नहीं बनाता है। क्लियर? तो इसमें क्या है, ई ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर द टू टर्म्स, एक हमारा है थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक हमारा है एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है जो एक मिनिमम एनर्जी होती है किसी भी रिएक्टेंट्स को कोलाइड करने के लिए, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि एक मिनिमम लेवल से हम जो एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं वो हमारी होती है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन का मतलब हुआ कि हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट को कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करने के बाद मतलब हमने रिएक्टेंट को क्या दिया, एनर्जी दी, एक पर्टिकुलर से ज़्यादा एनर्जी दी, तो उस कंडीशन में जो उसी टाइमिंग पे कोलाइड करेगा और कोलाइड करके आपका प्रोडक्ट बना देगा, दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। अब सपोज करो हमने बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए, बट सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हमारे प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे। कुछ ही मॉलिक्यूल्स हमारे प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम एक मिनिमम लेवल से जब हायर एनर्जी देते हैं तो उनके बीच में कॉलिजन होता है। कॉलिजन का मतलब क्या होता है कि हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिए और उन मॉलिक्यूल्स में कॉलिजन मतलब टकराव हुआ, और टकराव होने के बाद वो क्या बना, प्रोडक्ट में बना। मतलब वो एक हमने एक इफेक्टिव एनर्जी दी कि वो इफेक्टिव एनर्जी से हमारा किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में चेंज हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा एनर्जी बैरियर है। जब इसको क्रॉस कर देगा तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। मतलब इतनी एनर्जी हमें किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पे अगर हम मिनिमम लेवल से हायर एनर्जी नहीं देंगे तो इट विल बी नॉट रिएक्ट, उसका रिएक्शन होने का कोई मीनिंग नहीं है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। अगर हम बात करें कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, द मिनिमम एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। कोलाइडिंग क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं हम उनको कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। हैव इन ऑर्डर दैट द कॉलिजन बिटवीन दैम मे बी इफेक्टिव। अब ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिए और वो मॉलिक्यूल्स सारे के सारे इफेक्टिव हैं। वो कुछ ही
मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव होंगे जिसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक, थ्रेशोल्ड एनर्जी एक मिनिमम एनर्जी होती है जो स्टार्टअप करती है, और उस एनर्जी से थोड़ी सी एनर्जी जो होती है वो क्या कर देती है, प्रोडक्ट में चेंज कर देती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन। तो एक्टिवेशन क्या हुआ, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। जिसके पास, जिस भी मॉलिक्यूल्स के पास ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी, इट विल बी रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म द प्रोडक्ट। तो बेसिकली हमें ये नहीं देखना है कि इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, हमें ये देखना है कि हम अगर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से हमारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के लिए हमें मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। उससे हायर एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है एवरेज काइनेटिक और थ्रेशोल्ड का, वो हमारा क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है। और अगर ये हमारे मॉलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट के वर्सेस में ग्राफ शो कर रहा है। और इसके बिहाफ पे हम बताते हैं कि रिएक्टेंट्स को हमने क्या दी, एक्टिवेशन एनर्जी दी, कि हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी दी, और किस कंडीशन में इफेक्टिव कॉलिजन होता है। ठीक बेटा, अब मैं आपको नेक्स्ट में बताती हूँ कि किस तरीके से हमारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे हमारे कॉलिजन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। मैं आपको यस बेटा, अब हमने ए दिस वन इज द रिएक्टेंट एंड बी इज आल्सो द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है ए और बी। ठीक, अब कोई भी रिएक्शन जब हमारी स्टार्ट होती है तो हम क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट का बॉन्ड होता है सबसे पहले डिसोसिएट होता है, और बी का भी क्या होगा, डिसोसिएट होगा। देन हमारा ए बी के बीच में बॉन्ड फॉर्मिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी सबसे पहले बॉन्ड डिसोसिएट करेंगे और ये क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मिंग करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएट होगा। ठीक, और इसके थ्रू अब यहाँ पे क्या बना बेटा, ए बी, मतलब हमने ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिए और बी के मॉलिक्यूल्स लिए। अब सबसे पहले रिएक्शन में क्या होता है, जो भी आपने रिएक्टेंट लिया उनका बॉन्ड डिसोसिएट होके और जिसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं उनके बीच में क्या बन जाता है, हमारा प्रोडक्ट, और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड हुआ है आपका, यहाँ क्या बना, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन बन गया। और यहाँ पे ये जो बीच में स्टेप आया है ये हमारा होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ पे हमने क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड क्लीवेज दोनों ही हमारा क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। अब ये क्या करेगा, डायरेक्ट ए बी में चेंज कर देगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी लोअर होती है जब हमारा प्रोडक्ट बनता है। ठीक, और रिएक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट और पोटेंशियल एनर्जी से हमें क्या एक्सप्लेन हुआ कि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी उतनी ही ईजिली हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी अगर लो होगी, एक्टिवेशन एनर्जी लो, तो हमारी रिएक्शन क्या होगी, फास्टर होगी। ठीक है, क्योंकि हमें कम ही टेम्परेचर में क्या होगा, जल्दी से हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, प्रोसीड हो जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी किसकी हेल्प से, अगर हम कैटेलिस्ट लेते हैं और विदाउट कैटेलिस्ट लेते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक बेटा, यस बेटा, अभी आपने जो पढ़ा था उसमें कैटेलिस्ट इन्वॉल्व नहीं था। अगर हम रिएक्शन के ड्यूरिंग अगर कैटेलिस्ट यूज करते हैं तो हमें पता है कैटेलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक, तो इसमें हमने क्या करा है,
जो हमने ग्राफ जो हमने वर्सेस में लिया है, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के वर्सेस में लिया है। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हैं आपका क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक, यहाँ रिएक्टेंट से किस में चेंज हुआ, प्रोडक्ट में हुआ। ठीक, अब ये जो हमारा ये वाला बीच वाला ग्राफ है, यहाँ पे हमारा क्या है, विथ कैटेलिस्ट है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, विथ कैटेलिस्ट। और ये हमारा जो ग्राफ है ये विदाउट कैटेलिस्ट है। और यहाँ पे देखिए जो एनर्जी बैरियर है वो कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है हमारा फर्स्ट कंडीशन जब हमारा विदाउट कैटेलिस्ट है। और सेकेंड टर्म में विद कैटेलिस्ट में आप देख रहे हैं ये जो ग्राफ है ये क्या हो गया, कम हो गया। अगर हम कैटेलिस्ट का ले तो इस तरीके से, और जब हम विदाउट कैटेलिस्ट ले तो विदाउट कैटेलिस्ट ऊपर वाला है और जो विद कैटेलिस्ट है वो नीचे वाला, मतलब ये वाला। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या है कि जब आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होता है तो कैटेलिस्ट क्या करता है, कोलिजन को इफेक्टिव करता है और थोड़ी सी ही एनर्जी में इट विल बी चेंज इनटू द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए बेटा A प्लस बी, यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट है A और B। जब हम कैटेलिस्ट लेते हैं C4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैटेलिस्ट हो जाएगा। और जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो A, B और C के बीच में कॉम्प्लेक्स बनेगा विद द कैटेलिस्ट। और जब हमारा क्या होगा, प्रोसीड करेगा तो A, B हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक, और C जो हमारा कैटेलिस्ट है वो एज इट इज क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि अगर हम कैटेलिस्ट लेते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। और जब हम विदाउट कैटेलिस्ट लेते हैं तो एक्टिवेशन इज हायर। किसके कंपैरिजन में, कैटेलिस्ट के कंपैरिजन में। यहाँ पे देखिए बैरियर इतना हायर गया है, यहाँ पे क्या हो गया, यहीं पे क्रॉस हो गया। तो सिंपली हमारा जो बोर्ड में क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है कि अगर हम कैटेलिस्ट को यूज करते हैं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, लो हो जाएगी, लो एक्टिवेशन एनर्जी जब हम इन्वॉल्व कर रहे हैं किसको, कैटेलिस्ट को। ठीक, अगर हम विदाउट कैटेलिस्ट देखेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा कि हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, मतलब रिएक्शन क्या होगी, स्लो भी हो सकती है, मीडियम, बट फास्टर नहीं होगी। तो कैटेलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा और एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेगा और इजीली हमारा रिएक्टेंट से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये जो डेल्टा H है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने पे जो हमारी एनर्जी इवॉल्व होती है उसको बोलते हैं डेल्टा H। मतलब एंथैल्पी हमारी ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या हुई, इवॉल्व हुई। ठीक, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि अगर हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो हमारा क्या इफेक्ट होता है। ठीक है बेटा, हाँ बेटा, अब आपका जो आएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। अभी तक हमने पढ़ा कैटेलिस्ट का इफेक्ट। अब जो है अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं और टेम्परेचर का डिफरेंस लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस का, तो आप क्या देखेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट में रेट कांस्टेंट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब कोई भी टेम्परेचर है, सपोज आपने 225 लिया है तो 225 में 10 डिग्री सेल्सियस आपका ऐड हो गया और 225 आपका यहाँ पे हो गया। तो क्या देखेंगे कि जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे वो क्या करेंगी, इजली रिएक्शन को फास्ट कर देंगे, मतलब जस्ट ट्वाइस हो जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। आप देखिए यहाँ पे हमने पोटेंशियल मॉलिक्यूल्स लिए, यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी ली है। ये जो ऊपर वाला ग्राफ जो हमें शो दिखाई दे रहा है दैट इज टेम्परेचर ऑन T, मतलब कैपिटल T जो एक्चुअल में टेम्परेचर है। दूसरा वाला ग्राफ जो ये हमारा शो कर रहा है ये हमारा है T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो ये हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आया A B C D, दिस वन, ये क्या है हमारा A B C D। अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते तो हमारा क्या आ जाएगा,
ABEF मतलब AEFB मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जस्ट क्या हो गया ट्वाइस। मतलब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारा जस्ट डबल हो जाएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा अपवर्ड है, जो ये वाला है मोस्ट प्रोबेबिलिटी, ये हमारा क्या है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इतनी रिक्वायर्ड है। और इस कंडीशन में जब हमने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया थोड़ा सा डाउनवर्ड हो गया, और ये हमारी एनर्जी का ये वाला ग्राफ आ गया। ठीक, तो मीनिंग क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि ज़्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। जो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को जस्ट ट्वाइस करते हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही स्पीड से इंक्रीज होगा, जस्ट ट्वाइस हो जाएगा। और इसी पे एक थ्योरी आती है आर्नियस थ्योरी, जिसमें हमारा एक फॉर्मूला डिराइव होता है log K2/K1 करके, जो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी को शो करता है। और उसी पे आपके सीबीएसई में न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड पे होता है। मैं आपको इसी से रिलेटेड डेरिवेशन करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारा टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हमारा जो कांस्टेंट होता है K1 K2 किस तरीके से इफेक्ट होता है, क्या हमारी आर्नियस थ्योरी होती है। ठीक, तो एक बार दोबारा से देख लो कि जो हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो रेट कांस्टेंट T + 10 डिग्री सेल्सियस और रेट कांस्टेंट T0 जो एक्चुअल में है, जितना ज़्यादा अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाते हैं तो हमारा रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से बढ़ता है, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। ठीक, अगर टेम्परेचर आप एक्चुअल में जैसा पहले था तो उसी स्पीड से आपका जाएगा। ठीक है, यस बेटा, आप देखिए अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं रेट ऑफ कांस्टेंट पे, तो ये आर्नियस ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर हम टेम्परेचर को वेरिएशन में लेते हैं T1 T2, जैसे हमने टेम्परेचर कॉफिशिएंट पढ़ा कि 10 डिग्री सेल्सियस हमने बढ़ाया तो रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी विद पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसके रिगार्डिंग क्या क्या हमारा चेंजेस आता है वो हमें एक इक्वेशन के थ्रू डिराइव हुआ। ये हमारा है K रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू AE, ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, EA आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, R आपका गैस कांस्टेंट है। ठीक, और T हमारा टेम्परेचर है। ठीक, तो इसको हम अगर हम इसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू पुटअप करें तो ये हमारा सॉल्व नहीं हो सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं लोग वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने इस इक्वेशन को टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड, इसमें हम क्या करते हैं लॉग वैल्यू के अकॉर्डिंग दोनों साइड में पुटअप करते हैं। तो यहाँ पे ln k इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको भी करेंगे तो ये a माइनस EA/RT, ये हमारा क्या है पावर में जब हम लॉग में लेते हैं तो ये क्या आ जाता है इस तरीके से हमारे रेशो में आ जाएगा EA/RT, जो हमारा E एक्सपोनेंट पे था। ठीक, अब क्या है अगर हम टेम्परेचर T1 T2 लेते हैं और K1 K2 लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा रेट कांस्टेंट, अगर K1 की बात करें तो ये हमारा आ जाएगा A माइनस यहाँ पे K1 लोग और यहाँ पे A माइनस EA/RT1, मतलब एट पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे ये इक्वेशन आई, इसी तरीके से K2 हो गया और इसी तरीके से T2 हो गया। ठीक है, दोनों इक्वेशन में लॉग की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया। अब इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये थी, सेकेंड एंड थर्ड, आप इसको इसमें से माइनस करेंगे, मतलब थर्ड को इक्वेशन 2 में से माइनस करेंगे। अब देखिए बेटा log K2 था हमारा माइनस ln K1 इक्वल्स टू माइनस EA/RT2, क्योंकि हम पहले इस वाली इक्वेशन को ले रहे हैं T2 वाली को, अब इसमें से माइनस करेंगे, ये पहले से क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगी, तो ये हमारी आ गई T1 और ये हमारी माइनस की वैल्यू है EA/RT2। ठीक, तो अब क्या करेंगे log K2/K1, अब मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, ये log, अब ये K2 है ये माइनस में है तो ये क्या आ जाएगा अपोन में आ जाएगा, जब log के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो K1 क्या आ जाएगा इसके रेशो में आ जाएगा, इक्वल्स टू EA 2 जब हम प्रॉपर वैल्यू लेंगे log के अकॉर्डिंग तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है 2.303 R, R हमारा पहले से ही था, अब क्या हो जाएगा
1/T2 था माइनस 1/T1 था। T2 और T1 का जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो इधर का T2 था ऊपर आ जाएगा माइनस T1/T1 T2। तो इस तरीके से जो हमारा एक्चुअल एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट K1 K2 के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला डिराइव होता है वो क्या होता है, log K2/K1 और क्या आ जाएगा EA/2.303R T2 माइनस T1/T1 T2। तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव होता है आर्नियस थ्योरी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि अगर टेम्परेचर हम चेंज करते हैं और अगर हम रेट कांस्टेंट देखते हैं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट। तो हमने केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रेट कांस्टेंट पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर सिंपली हम टेम्परेचर को राइज करते तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। फिर हमने देखा कि किस तरीके से इंक्रीज होती है, तो हमारा फॉर्मूला ये डिराइव हो के आ गया। तो ओवरऑल आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके जो सीबीएसई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। ठीक बेटा, तो थैंक यू सो मच। और जितने भी बच्चे आप जो भी बच्चे हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर कुछ भी उनको लगता है कि मैम इस तरीके से पढ़ाइए या ये चीज़ आप क्लियर करवाइए, तो वो ज़रूर कमेंट करके लिखिए मुझे और बताइए। और शेयर और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिए अपने जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल है, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।